हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग पर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। अगर आप ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग? आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग आखिर होती क्या है। देखिए, यह एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्डर मटेरियल, मेनली पॉलीमर को एक मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और प्रेशर और कूलिंग की हेल्प से फाइनल पार्ट बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस पार्ट्स बाय इंजेक्टिंग मोल्टन मटेरियल। देखिए, इस प्रोसेस में जो कॉमन मटेरियल यूज होता है वो पॉलीमर है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का यूज ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। आइए अब समझते हैं इंजेक्शन मोल्ड क्या होते हैं। देखिए, इंजेक्शन मोल्ड एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग टूल होता है जो जनरली स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, कोर और कैविटी, जो मिलकर फाइनल प्रोडक्ट की शेप डिफाइन करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ मोल्ड। मोल्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कोर एंड कैविटी, स्क्रू, रनर एंड गेट, इजेक्टर सिस्टम और कूलिंग चैनल्स। इस स्लाइड में मैंने कोर एंड कैविटी को दिखाया है। जैसा कि मैंने बताया है कि किसी मोल्ड के दो हाफ्स होते हैं, जिसमें एक हाफ में कैविटी कटी होती है और एक हाफ में कोर होता है, और कोर और कैविटी के बीच में ही पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्क्रू, रनर और गेट, यह मोल्ड के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। जैसा कि इस फोटोग्राफ को देख के हम समझ पा रहे हैं कि यह चार कैविटी का मोल्ड है, तो यहाँ पे चार गेट पॉइंट होंगे, 1, 2, 3 और 4। इजेक्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग के पश्चात पार्ट को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कुछ इजेक्टर पिंस लगी हैं, और इन पिंस की हेल्प से ही इस पार्ट को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। यह इजेक्टर पिन इजेक्टर प्लेट्स में लगी होती हैं। तो इस वजह से जब मोल्ड ओपन होता है, तो इजेक्टर पिन के प्रेशर से जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ही मोल्ड से बाहर निकल जाता है। कूलिंग चैनल्स की बात करें तो मोल्ड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरह के कूलिंग चैनल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मोल्ड के अंदर के कूलिंग चैनल्स को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, और टेम्परेचर कंट्रोलर की हेल्प से मोल्ड में हम डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। देखिए, किसी भी मोड के अंदर इन सभी कंपोनेंट्स के रोल अलग-अलग होते हैं, लेकिन यह सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलकर ही एक परफेक्ट मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड मटेरियल। अब बात करते हैं मोल्ड मटेरियल की। मोल्ड्स को बनाने में जो कॉमन मटेरियल यूज होता है वो टूल स्टील है, और टूल स्टील में भी P20 और H13 ग्रेड का ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का भी यूज होता है। प्रोटोटाइपिंग के लिए एल्युमिनियम के भी मोल्ड्स बनाए जाते हैं। ये मोल्ड मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो टिपिकली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए मोल्ड को मैन्युफैक्चर करना है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको केवल प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो आप एल्युमिनियम के मोल्ड्स बना सकते हैं, लेकिन मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको स्टेनलेस स्टील या टूल स्टील्स के मोल्ड को ही बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो। आइए अब इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस फ्लो को समझते हैं। कि इसमें सबसे पहले मोल्ड को डिजाइन किया जाता है। सेकंड स्टेप में मोल्ड के मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। थर्ड स्टेप में कोर और कैविटी के लिए सीएनसी मशीनिंग की जाती है। और फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल शेप को अचीव करने के लिए ईडीएम प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा फिफ्थ स्टेज में कोर और कैविटी साइड की असेंबली होती है, और लास्ट स्टेज में टेस्टिंग और ट्रायल करके मोल्ड को प्रूव किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड का कैड मॉडल दिखाया है। तो आप देखेंगे कि मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और हर स्टेप में प्रिसीजन मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन कंसिडरेशन। आइए अब वन बाय वन इन सभी स्टेप्स पे अपना डिस्कशन करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिजाइन कंसिडरेशन। मोल्ड को डिजाइन करते समय कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होता है, जैसे ड्राफ्ट एंगल, वॉल थिकनेस, श्रिंकेज और कूलिंग एफिशिएंसी। आप ये मान के चलिए कि अगर आपका डिजाइन सही नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कभी भी सही नहीं मिल सकता। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक ये फोटोग्राफ लगाया गया है, जिसमें ड्राफ्ट एंगल को दिखाया गया है। ड्राफ्ट एंगल वो एंगल होता है जो प्रोडक्ट को कैविटी से इजीली बाहर निकलने में हेल्प करता है। अगर मोल्ड डिजाइन के समय इस ड्राफ्ट एंगल को नेगलेक्ट किया जाता है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग के समय में प्रोडक्ट को कोर कैविटी से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और
प्रोडक्ट में कैचिंग के इश्यूज आएंगे। मटेरियल सिलेक्शन P20 वर्सेस S30। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरली टूल स्टील का यूज किया जाता है और टूल स्टील में भी P20 और S13 फेमस टूल स्टील्स हैं जिनका जनरली यूज होता है। इस स्लाइड में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे टूल स्टील की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ पे S13 स्टील की रिक्वायरमेंट आती है। स्टील टाइप की बात करें तो P20 जो स्टील होता है वो प्री हार्डन प्लास्टिक मोल्ड स्टील होता है और S13 हॉट वर्क टूल स्टील होता है। इसका मतलब यह है कि P20 पहले से ही हार्डन स्टील है और इसमें फर्दर हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि S13 स्टील को दोबारा हीट ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। हार्डनेस स्टील की जो हार्डनेस होती है वो 28 से 32 HRC होती है, जबकि S13 की जो हार्डनेस है वो 48 से 52 HRC होती है। हीट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो P20 के लिए कोई भी फर्दर हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यह स्टील रेडी टू यूज होता है, जबकि S13 के लिए क्वेंचिंग और टेम्परिंग की रिक्वायरमेंट आती है। मशीनेबिलिटी की बात करें तो P20 की जो मशीनिंग है वो एक्सीलेंट है और इजी टू मशीन है, जबकि हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से S13 की जो मशीनिंग है वो मॉडरेट है और मशीनिंग करने में हमें थोड़ा परेशानी आ सकती है। पॉलिशेबिलिटी की बात करें तो P20 की जो पॉलिश है वो गुड है, जबकि S13 की जो पॉलिश है वो एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट होने का मतलब है कि इस पे मिरर फिनिश भी अचीव की जा सकती है। वियर रेजिस्टेंस की बात करें तो वियर रेजिस्टेंस से वो मॉडरेट होता है, जबकि S13 का वियर रेजिस्टेंस हाई होता है। P20 की टफनेस अच्छी होती है, लेकिन S13 की जो टफनेस है वो P20 के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है। P20 की थर्मल रेजिस्टेंस लो टू मीडियम है, जबकि S13 की थर्मल रेजिस्टेंस वेरी हाई है और S13 के बने मोल्ड हाई टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हैं। P20 का जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट है, जबकि S13 का कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी P20 से बेटर है। P20 में टूल लाइफ मीडियम मिलती है, जबकि S13 में जो टूल लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग मिलती है, यानी कि S13 के बने मोल्ड ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कॉस्ट की बात करें तो P20 स्टील के बने मोल्ड कम कॉस्ट के होंगे, जबकि S13 के बने जो मोल्ड होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है। टिपिकल एप्लीकेशन को समझें तो P20 के जो बने मोल्ड होते हैं उनका यूज़ लो टू मीडियम प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और ऑटोमोटिव पार्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने में भी P20 के बने मोल्ड्स की रिक्वायरमेंट आती है, जबकि S13 के बने जो मोल्ड होते हैं वो हाई वॉल्यूम मोड्स कहलाते हैं, यानी कि हाई प्रोडक्शन के लिए उनका यूज़ होता है। इसके अलावा डाई कास्टिंग के मोड्स और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए अगर हमें मोड की रिक्वायरमेंट है तो हमें S13 स्टील का यूज़ करना होगा। P20 स्टील के जो मोड्स होते हैं उनकी कूलिंग परफॉर्मेंस गुड होती है, जबकि S13 स्टील के बने मोड्स की कूलिंग परफॉर्मेंस मॉडरेट होती है। सीएनसी मशीनिंग का यूज़ कोर और कैविटी बनाने के लिए किया जाता है। सीएनसी के थ्रू हाई प्रिसिजन कटिंग पॉसिबल है और कोर और कैविटी इसी प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। सीएनसी मशीनिंग के बने हुए कोर और कैविटी से हमें हाई एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है। ईडीएम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स शेप के लिए ईडीएम प्रोसेस से यूज होता है और ईडीएम का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, यानी यह भी सीएनसी की तरह एक मशीनिंग प्रोसेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से मशीनिंग की जाती है। इस डायग्राम की हेल्प से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस के ऊपर इस कॉपर इलेक्ट्रोड की हेल्प से मशीनिंग की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि यह इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने में ईडीएम प्रोसेस का यूज किया जाता है और हाई प्रिसिजन डिटेल्स हम ईडीएम प्रोसेस की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कूलिंग सिस्टम का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस कूलिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम मोल्ड का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। मोल्ड के टेम्परेचर होने से बेनिफिट यह होता है कि आपको साइकिल टाइम ऑप्टिमम मिलता है और प्रोडक्ट इफेक्ट्स भी आपके मिनिमम होते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको कूलिंग सिस्टम को दिखाने की कोशिश की है। इस मोल्ड में कूलिंग चैनल्स लगे हैं और यहाँ से इसका इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। सिमिलर वे में यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट है। यह कूलिंग चैनल ही है जो मोल्ड के टेम्परेचर को ऑप्टिमम वे में मेंटेन करता है। इजी वर्सेस क्रिटिकल मोल्ड टाइप्स। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, इजी और क्रिटिकल मोड पे। अगर मोड सिंपल है तो इसमें ना कोई साइड कोर होगी, ज्योमेट्री सिंपल होगी, यह लो वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया गया होगा और केवल
2 प्लेट्स होंगी, तो और इसका जो मेंटेनेंस होगा वो काफ़ी ईज़ी होगा। तो इस तरह के जो मोड्स होते हैं, वो सिंपल मोड्स कहलाते हैं। इस पिक्चर की हेल्प से आप समझेंगे कि यह बहुत ही सिंपलेस्ट मोड है। देखिए, इसमें कोई भी साइड कोर या पिन नहीं है, सिंपल कैविटी है और कोर है। तो इस तरह का जो मोल्ड होगा वो एक सिंपल मोल्ड कहलाएगा। लेकिन अगर मोल्ड में मल्टी कैविटीज़ कटी हैं, हॉट रनर सिस्टम है, साइड कोर और स्लाइडर्स हैं, टाइट टॉलरेंस पार्टिकल से डिज़ाइन किया गया है और इसके थ्रू हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन अचीव होती है और साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स है और कोर और कैविटी में हाई प्रिसिजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह का मोड जो है वो क्रिटिकल मोड कहलाएगा। इस पिक्चर की हेल्प से आप एक क्रिटिकल मोड को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए साइड स्पिन लगी हुई हैं। अब समझते हैं कि खाली देखकर हम कैसे समझ पाएँगे कि कौन-सा मोड सिंपल है और कौन-सा क्रिटिकल। देखिए, जैसे मैंने पीछे बताया कि जो ईज़ी मोड होगा, उसमें केवल इंजेक्शन का प्रोसेस होगा और इंजेक्शन से मोल्टन मटेरियल कैविटी में जाएगा और इजेक्ट हो जाएगा। इस मोड में नंबर ऑफ कैविटीज़ कम होंगी, यानी कि कंपोनेंट्स कम बनेंगे। यह लो कॉस्ट मोड होगा और इसका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होगा। तो ऐसे मोड सिंपल मोड कहलाते हैं। जबकि ऐसे मोड जिसमें इंजेक्शन सिस्टम, हॉट रनर, मल्टीपल कैविटीज, स्लाइडर, इजेक्शन यानी कि पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, तो ऐसे मोड कॉम्प्लेक्स मोड कहलाते हैं। ऑब्वियस है, इस तरह के मोड्स में मल्टी कैविटीज कटी होंगी, इनकी कॉस्ट हाई होगी। इनको बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होगी और इनका डिजाइन एक्सपर्ट डिजाइनर के द्वारा किया गया होगा। मोड मेंटेनेंस, अब बात करते हैं मोड मेंटेनेंस की। मोड मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोड मेंटेनेंस की हेल्प से ही आप मोड की लाइफ को और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। अच्छे मोड मेंटेनेंस होने से आपको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है और मोड का ब्रेकडाउन और रिजेक्शन कम होता है। की मेंटेनेंस एक्टिविटी जो मोड मेंटेनेंस के दौरान की जाती है वो कुछ इस तरह से होती हैं। कोर और कैविटी सरफेस की क्लीनिंग होती है। इजेक्टर पिन, स्लाइडर्स और गाइड पार्ट्स को प्रॉपर्ली लुब्रिकेट किया जाता है। मोड्स को वियर, क्रैक्स और डैमेज के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ कूलिंग चैनल्स को ब्लॉकेज और स्केलिंग के लिए चेक किया जाता है। कॉमन डिफेक्ट्स, देखिए, जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉमन डिफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे वॉर्पेज, सिंक मार्क, फ्लैश, शॉर्ट मोल्डिंग। इन डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस और मोड दोनों को ही ऑप्टिमाइज किए जाने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड डिफेक्ट्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस वीडियो को रेफर करें। क्वालिटी कंट्रोल, मोल्ड में क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम करते हैं डायमेंशनल इंस्पेक्शन, सरफेस फिनिश चेक, ट्रायल रन्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें हर बार एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट अपने मोड के थ्रू मिलेगा। एप्लीकेशंस, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का यूज़ काफ़ी जगह होता है, जैसे ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, कंज्यूमर्स गुड्स को बनाने में, मेडिकल डिवाइसेस बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को बनाने में। यानी कि हम समझें तो आज के समय में लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंजेक्शन मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्ड का यूज़ किया जाता है। कंक्लूजन, देखिए, यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप एक अच्छा मोल्ड बनाते हैं, तो आप उस मोल्ड की हेल्प से कंसिस्टेंट अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।